कबीर ने धकेल कर श्रेया को कमरे से बाहर कर दिया, मगर श्रेया ने अगले ही पल पलटवार करते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी, ये मेरा भी घर है। समझते क्या हो तुम? ये तुम बार बार मुझे किस बात की धौंस सिखाते हो? तुमने मुझसे शादी की है, गुलाम नहीं बनाया है, वाइफ हो तुम्हारी। इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा, इसलिए आगे से ऐसा कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना, समझ गए? कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। उसने खुद पर काबू रखकर कहा, खुद को मेरी वाइफ और इस घर का मेंबर बोलने से पहले अपनी हरकतें देखो। शूटिंग के नाम पर कहाँ कहाँ जाती हो तुम सब जानता हूँ मैं, रोज स्पीकर आती हो। ये कपूर फैमिली है, इस शहर की सबसे इज्जतदार फैमिलीज में से एक, और यहाँ तुम घटिया लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। श्रेया ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और फोन निकालते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे कबीर, रुको, मुझे तुम्हारी माँ को फोन लगाने दो, अब तुम वही इस झगड़े का निपटारा करेंगी। कबीर ने तुरंत झपट्टा मारकर फोन छीन लेना चाहा, मगर श्रेया उससे भी तेज निकली। फोन को उसने तुरंत अपने पीछे छुपा लिया और कविता को वीडियो कॉल कर दिया। कबीर इस पैतरे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, बेशर्म लड़की, शराब पीने के बाद मम्मी को फोन कर रही है, क्या सोचेंगी वो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर? श्रेया अगर माँ को बुरा लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर की बात जैसे ही पूरी हुई तब तक फोन के अंदर से एक लेडी की आवाज आई, क्या हो गया कबीर, किसको डांट रहे हो तुम? वीडियो कॉल पर कबीर की माँ थी। श्रेया ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और कबीर को भी देखा देखी प्रणाम करना पड़ा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जरा देखिए अपने बेटे को, मुझे घर से निकालने की बात कर रहा है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कबीर चुपचाप खड़ा था। कविता ने कबीर को आंख दिखाते हुए कहा, कबीर ये क्या सुन रही हूँ मैं? श्रेया मेरी बहू है, कपूर खानदान की इज्जत, इसके साथ बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये घर से कहीं गई तो तुम्हें भी साथ में भेजूंगी, समझे? कबीर के लिए ये पूरी घटना एक अनहोनी की तरह घट रही थी। उसने एक नजर श्रेया के ऊपर डाली और फिर माँ से हैरत में बोला, माँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? ये लड़की घर पर शराब पीकर आई है, इसकी जुबान लड़खड़ा रही है, नशे में ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, और आप मुझे डांट रही हैं। कबीर के इतना कहते ही श्रेया हंस पड़ी और फिर दूसरी तरफ कविता भी हंसने लगी। श्रेया ने इस बार बिना लड़खड़ाए कहा, देखा माँ, आपका बेटा अपने घर की इज्जत की कितनी फिक्र करता है, मुझसे भी ज्यादा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माँ बोली, जानती हूँ कबीर हमेशा से बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और कबीर श्रेया भी हमारे घर की इज्जत है। अगर कोई गलती करे तो भी उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा, प्यार से भी बात हो सकती है ना? कबीर ने गुस्से में श्रेया को घूरा, फिर अपनी माँ को देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। कविता आगे बोली, तुम लोग कल यहाँ घर आ जाओ, तुम्हारे दादाजी तीर्थ यात्रा करके लौट आए हैं, तुम दोनों से मिलना चाहते हैं, 1-2 दिन यहीं रहना। फिर कबीर ने सिर्फ ओके कहा, फिर फोन काट दिया। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा तो वो अब भी जोर जोर से हंस रही थी। कबीर समझ रहा था कि दोनों ने मिलकर उसके साथ प्रैंक किया था। वो चिढ़कर बोला, मेरी माँ को अपनी स्टूपिडिटी में मिला लिया तुमने। अरे मेरी सासू माँ है वो, हम एक ही टीम है। ये कहते हुए श्रेया ने जमीन पर गिरा हुआ पैकेट उठाया और कबीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो, इसके अंदर एक शर्ट है। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले एक एड फिल्म शूट की थी, कुछ दिन क्या कुछ महीने हो गए। आज उसके पैसे मिले तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक शर्ट ले लेती हूँ, ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक ठाक है। श्रेया ने शर्ट कबीर को पकड़ाई और फिर उससे बोली, अब क्या है कि मुझे तुम्हारा कलर चॉइस तो मालूम नहीं है और ना ही तुम्हारे साइज के बारे में इतनी नॉलेज है, इसलिए मैंने माँ को फोन कर लिया था। माँ ने बोला उन्हें तुमसे बात भी करनी है तो मैंने करवा दी। कैसा लगा सरप्राइज? कबीर के चेहरे पर बनी हुई आड़ी तिरछी रेखाएं अब धीरे धीरे समतल होने लगी थी। उसने पैकेट को अपने हाथ में ले लिया और पूछा, यानी तुमने शराब नहीं पी? बिल्कुल नहीं, सूंघ कर देख लो। श्रेया ये कहते हुए कबीर के बिल्कुल करीब आ गई। श्रेया के इतना करीब रहकर कबीर का खुद को संभालना नामुमकिन था, इसलिए कबीर जरा पीछे हो गया। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, उस दिन मेरी जो हालत हुई है वाइन पीने के बाद, उसके बाद मैं भला शराब को हाथ लगाने जाऊंगी? हाँ बाबा ना, मैंने तुम्हें सीढ़ी चढ़ते वक्त ही देख लिया था, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी एक्टिंग की जाए। अब चलो फटाफट पहन कर दिखाओ मुझे ये शर्ट। श्रेया बोलकर कमरे के अंदर घुसी
मगर कबीर ने तुरंत पीछे से आवाज देकर कहा, रुको, अभी मेरा इंटेरोगेशन खत्म नहीं हुआ है। श्रेया एक बार फिर मुड़ी और कबीर ने पूछा, तुमने शराब तो नहीं पी, लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी में से कॉफी की स्मेल आ रही है। कॉफी का नशा भी अच्छा नहीं है। कबीर सीधे सीधे देवेश का नाम नहीं लेना चाहता था, पर वो श्रेया के मुंह से सच सुनना चाहता था। श्रेया ने खुद को सूंघा और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ये ऐसे कॉफी की स्मेल भी आ जाती है? कमाल है। हाँ, कॉफी पी थी मैंने। वो क्या है ना कि आज देवेश के साथ एक शर्त लग गई थी, इसीलिए ये तय हुआ कि जो हारेगा वो कॉफी पिलाएगा। बस फिर क्या था भाई, मैं तो श्रेया हूँ, मैं क्यों हारने लगी? देवेश हारे और ले गए मुझे कॉफी पिलाने के लिए। पर एक मिनट, ये इंटेरोगेशन का क्या मतलब है? तुम तो एक टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव करने लगे हो, इतना पॉसेसिव। कबीर ने अपना गला साफ किया और बोला, ज्यादा उड़ो मत, मैं कोई पॉसेसिव नहीं हो रहा, जस्ट पूछ रहा था। मुझे कुछ काम है, बाय। कबीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। श्रेया मन ही मन बोली, कबीर, अगर मुझे उस काव्या की बच्ची को हराना है तो मजबूत टीम बनानी होगी, और तुम्हारी माँ इस टीम का हिस्सा बनने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे। श्रेया जल्दी ही शूट के लिए निकल गई थी, जबकि कबीर निकलने की तैयारी में था। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद कबीर ने बालों में कंघी की, कोलोन लगाया और रिस्ट वॉच पहनने वाला था कि तभी काव्या का फोन आ गया। कबीर ने अनमने ढंग से फोन उठाया, मगर दूसरी तरफ से काव्या की कमजोर आवाज सुनकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। काव्या कराहते हुए बोली, कबीर, कहाँ हो तुम? कबीर ने अपनी कलाई में घड़ी पहन ली थी। उसने जवाब दिया, बस ऑफिस निकलने वाला हूँ, तुम ठीक नहीं लग रही। ठीक नहीं हूँ तो ठीक कैसे लगूंगी कबीर? काव्या ने कमजोर आवाज में कहा, आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब है, जी बहुत घबरा रहा है, मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके। और जानते हो कबीर, अब तो मुझे सचमुच लगने लगा है कि मैं बहुत जल्दी एक ऐसी जगह पर चली जाऊंगी जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। कबीर बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया और उसने गंभीरता से पूछा, ये सब तुम क्या बोल रही हो यार? क्या हुआ तुम्हें? तुमने डॉक्टर को दिखाया? काव्या ने एक बार फिर धीमी आवाज में कहा, दिखा चुकी हूँ मैं डॉक्टर को कबीर। सुनना चाहते हो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं मरने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ कबीर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर अभी के अभी तुम नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी और नहीं तुम मुझे देख पाओगे। कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वो जल्दबाजी में बोला, काव्या सुनो, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। कबीर ने ये बोलकर फोन रख दिया। काव्या के घर में घुसते ही कबीर की नजर सीढ़ियों की तरफ गई, जहाँ काव्या गिरी पड़ी थी। एक नौकर वहाँ खड़ा था और काव्या को उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कबीर भागकर काव्या के पास पहुँचा और उसे उठाने लगा। काव्या को हाथ लगाते ही कबीर के हाथ लाल हो गए। काव्या को चोट लगी थी। कबीर ने ये देखा तो काव्या हाँफते हुए बोली, तुम रहने दो कबीर, तुम प्लीज दूर ही रहो, हरिया मुझे उठा देगा। हरिया ने जैसे तैसे काव्या को उठाया। उसके बाद काव्या सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कबीर भी उसके साथ साथ चल रहा था। वो बोला, काव्या तुम्हें चोट लगी है और तुम इतनी कमजोर हो तो फिर ऊपर क्यों जा रही हो? देखो तुम्हारी सांसें कैसे फूल रही हैं, तुम्हारे होठों से भी खून निकल रहा है। कबीर ने ये कहकर अपने हाथ की तरफ नजर डाली, पर अगले ही पल उसे कुछ एहसास हुआ। वो हाथों पर लगे उस लाल रंग को मसलने लगा। कबीर के कदम थम गए। वो काव्या के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उंगली को चाट कर बोला, खून नहीं है, टोमेटो केचप है, ये देखो तुम्हारी फिंगर्स में भी लगा है। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है काव्या। तुम नीचे बैठकर कुछ खा रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे आने की खबर सुनी तुमने खाना छोड़ दिया और दौड़कर ऊपर जाने लगी। इसी चक्कर में गिरी हो ना तुम, इसीलिए तुम इतनी जोर जोर से सांसें ले रही हो। काव्या झूठ मत बोलना। काव्या के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक के बाद एक कई तमाचे मारे हो। कबीर की सवालिया निगाहों का वो सामना नहीं कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तो मैं क्या करूं कबीर, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती।
हम इतने सालों तक साथ साथ रहे, एक साथ बड़े हुए, लेकिन अचानक से ये श्रेया जाने कहां से बीच में टपक पड़ी और अब तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। मैं अगर फोन ना करूं तो तुम्हारा तो खुद से मैसेज भी नहीं आता। ऐसा बोलकर काव्या कबीर से लिपटने लगी, मगर कबीर ने उसे पीछे धकेल दिया और गुर्रा कर बोला, शट अप काव्या, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है कितना डर गया था मैं। ऐसा नाटक करता है कोई? ऐसा लग रहा है तुम प्यार के लिए नहीं बल्कि श्रेया को बुरा बनाने के लिए इतना झूठ बोलने लगी हो। आई थिंक यू हैव लॉस्ट इट। अब तुम रिहैब जाने की तैयारी करो, वो जगह एकदम परफेक्ट है तुम्हारे लिए। कबीर ये बोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरता गया और चल पड़ा। काव्या पीछे से उसका नाम चिल्लाती रह गई, मगर कबीर ने पलट कर भी नहीं देखा। इधर फिल्म सिटी में चर्चाओं का बाजार गर्म था। एक हाई प्रोफाइल अफेयर को लेकर लगातार गॉसिप हो रही थी। देवेश 2 लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिसमें से एक उसका डायरेक्टर दोस्त था। उसने देवेश को छेड़ते हुए कहा, वैसे देवेश यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस नई लड़की में कोई बात तो जरूर है, वरना तू किसी ऐसी वैसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। भले लड़कियां चाहे जितनी तेरे पीछे पड़ी हो, और अब तेरा दिल ऐसी लड़की पर आया है जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि तू उसे पसंद करेगा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देवेश ने डायरेक्टर के हाथ पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, श्रेया सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, पर हाँ, जिस दिन बात दोस्ती से आगे बढ़ी मैं तुम लोगों को शराब से नहला दूंगा। इसके साथ ही उस महफिल में बैठे सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। देवेश के इरादे वाकई सही नहीं थे, पर क्या वक्त रहते श्रेया को इस बात का पता चल पाएगा? इधर श्रेया के लिए भी जीना मुश्किल हो गया था। श्रेया शूट पर थी, अगला शॉट उसका ही था। वो सज धज कर शॉट के लिए जा रही थी जब अचानक कुछ लड़कियों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक लड़की ने आंख मटकाते हुए पूछा, हेलो मैडम, आपने देवेश सर को देखा है क्या? श्रेया ने नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम लोगों की बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे क्या मालूम कि देवेश कहाँ है? जाकर उसके असिस्टेंट से पूछो और मेरे रास्ते से हटो, मेरा शूट है। ये बोलकर श्रेया आगे तो बढ़ गई, मगर पीछे की आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लड़की हंसते हुए बोल रही थी, हाँ भाई, इसे कैसे मालूम होगा कि अभी देवेश कहाँ है, क्योंकि ये दिन में उसके साथ रहती ही नहीं। ऐसे तो रात का शेड्यूल पता होगा ना। श्रेया ये सुनकर तिलमिला गई, मगर बोली कुछ नहीं। वो अब अपनी जुबान से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब देना चाहती थी। वो सभी लड़कियां जो उससे जलती थीं, उसे किसी न किसी तरीके से तंग करने की कोशिश करती थी, मगर श्रेया सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ती जा रही थी। शूट खत्म करने के बाद श्रेया जैसे ही कमरे में आई, तभी अचानक कबीर का फोन आया। श्रेया के फोन उठाते ही वो बोला, बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। कबीर ने बस इतना कहते ही कॉल कट कर दिया। श्रेया अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और अपने आप में भुनभुनाने लगी, कबीर अचानक यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहीं से कुछ सुन तो नहीं लिया? ये लड़कियां भी ना बात का बतंगड़ बना देती हैं। ये लोग मजे लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कबीर इसे कैसे समझेगा? वो यहाँ ऐसे बिना बताए आया है तो कोई बात जरूर होगी। ये सोचकर श्रेया जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर स्टूडियो से बाहर निकली। कबीर की बुगाती खड़ी थी, उसमें आगे रजत बैठा हुआ था, जबकि कबीर पीछे वाले दरवाजे के बाहर खड़ा होकर श्रेया का इंतजार कर रहा था। कबीर को देखते ही श्रेया की धड़कन बढ़ गई। कबीर ने बेहद गंभीर अंदाज में कहा, चलो बैठो, और दरवाजा खोल दिया। श्रेया की सांसें बहुत तेज चल रही थी, वो कुछ समझ नहीं पाई। घबराते हुए उसने पूछा, क्यों? I mean, कहाँ जाना है? कबीर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। वो बोला, तुम्हारी सासू माँ ने बुलाया था ना, भूल गई? कबीर का जवाब सुनने के बाद कहीं जाकर श्रेया की जान में जान आई। कबीर ने उसके लिए रास्ता बनाया और वो अंदर घुसकर बैठ गई। इसके बाद कबीर बैठा और गाड़ी चल पड़ी। कार पूरी रफ्तार से कबीर की माँ के घर के लिए दौड़ती जा रही थी। कबीर श्रेया के साथ आज दिन भर के शेड्यूल की चर्चा कर रहा था कि अचानक कबीर का फोन बजा। कबीर ने देखा तो काव्या के घर का नंबर था। कबीर ने पूरी रिंग जाने के बाद फोन उठाया। दूसरी तरफ से नौकर ने कहा, साहब, काव्या दीदी ने जाने क्या खा लिया है, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये चलने को तैयार ही नहीं है। कहती है कि आप नहीं आए तो घर से हिलेंगी भी नहीं। हम क्या करें साहब? कबीर ने बिना कुछ बोले कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
श्रेया ने पीछे से पूछा, क्या हुआ? किसका कॉल था? कुछ नहीं, कबीर ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। उसी समय कबीर का फोन फिर से बीप हुआ। कविता का मैसेज था जिसमें लिखा था, मैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। श्रेया ने कबीर को चुप देखकर कहा, क्या हुआ कबीर, कुछ परेशान दिख रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम ध्यान मत दो। कबीर ने इतनी बेरुखी से जवाब दिया कि श्रेया ने कुछ और पूछना जरूरी नहीं समझा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद श्रेया से जब रहा नहीं गया, तब एक बार फिर उसने कबीर के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर पूछा, कबीर बताओ मुझे क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे एंग्री यंग मैन मोड में अच्छे नहीं लगते। आई कैन क्लियरली सी तुम अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो अभी। श्रेया के हाथ छूते ही कबीर को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने एक लंबी सांस लेकर जवाब दिया, वो काव्या के घर से कॉल आया था, उसके नौकर का कॉल था, कह रहा था कि काव्या की तबीयत खराब है। काव्या का जिक्र आते ही श्रेया के मुंह का स्वाद बिगड़ गया। वो अपने आप से बोली, ये काव्या की बच्ची कभी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। और कबीर को तो क्या कहूँ मैं, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि काव्या इसे उल्लू बना रही है प्यार के नाम पर, लेकिन इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, अंधा हुआ जा रहा है प्यार में। श्रेया अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, लेकिन कबीर के सामने वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसके उलट उसने चिंता जताते हुए कहा, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, अब क्या होगा? कबीर ने श्रेया से कहा, उसके नौकर देख लेंगे, मुझे तो वैसे भी अभी माँ के पास जाना है। ये कहकर कबीर खिड़की से बाहर देखने लगा, पर वो मन ही मन सोच रहा था, आई नो उसे इस बार भी कुछ नहीं हुआ होगा, बस ऐसे ही नाटक कर रही है। इसकी नौटंकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे प्यार का गलत फायदा उठाने लगी है। आई सीरियसली हैव टू टॉक टू हर। कबीर का झुकाव अब काव्या की तरफ कम हो रहा है। ये देखकर श्रेया को बेहद सुकून मिला। इसके बाद उन दोनों के बीच सफर में और कोई बातचीत नहीं हुई। आधे घंटे के बाद कार पुरानी हवेली के कंपाउंड में एंटर कर गई। कार को देखते ही वहाँ खड़े गार्ड्स ने सलाम करना शुरू कर दिया। गाड़ी जैसे ही रुकी, एक आदमी दौड़ कर आया और कार का अगला दरवाजा खोल दिया। कबीर अपनी घड़ी को ठीक करता हुआ पूरी शान के साथ उतरा, अपनी ब्लेजर की सिलवटों को बराबर किया, फिर श्रेया की तरफ का दरवाजा खोल दिया। श्रेया भी उतर गई। वो अंदर जाने लगे, पर ठीक उसी समय कबीर के फोन की घंटी एक बार फिर बजी। कबीर ने फोन निकाला, मगर स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। क्या हुआ कबीर? श्रेया ने पूछा, जिस पर कबीर ने फोन को दोबारा जेब में डालते हुए जवाब दिया, ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा है, वहाँ एक जरूरी डॉक्यूमेंट पर मुझे सिग्नेचर करना है, इसके लिए ही बुला रहे हैं। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, माँ से मिलो, दादाजी से मिलो, मैं बस यूं गया और यूं आया। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ऐसा बोलकर श्रेया नौकरों के साथ अंदर चली गई, जबकि रजत गाड़ी को घुमाने लगा। श्रेया ने जैसे ही दहलीज के अंदर कदम रखा, कविता सामने से मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। उनके पीछे हाउस हेल्प नीलू भी थी। उसने अपने हाथ में पूजा की थाली ले रखी थी। कविता ने आगे बढ़कर श्रेया का खुले हाथों से स्वागत किया और श्रेया भी सासू माँ के गले लग गई। कविता ने अलग होते हुए पूछा, कबीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? श्रेया ने एक बार पलटकर पीछे देखा और फिर कुछ इस अंदाज में बोली मानो अपनी ही चोरी पर पर्दा डाल रही हो। वो सकुचाते हुए बोली, वो क्या है ना मम्मी कि कबीर को अभी ऑफिस से जरूरी फोन आ गया था, किसी डॉक्यूमेंट पर कबीर के साइन चाहिए थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। मैंने तो कितना कहा कि चलो मेरे साथ, मम्मी से मिल लेना फिर चले जाना, लेकिन कह रहा था कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, कविता ने कहा और फिर पीछे खड़ी नीलू के हाथ से पूजा की थाल लेकर श्रेया की आरती उतारने लगी। विधिवत तरीके से आरती उतारने के बाद कविता ने कुमकुम का टीका श्रेया के माथे पर लगाया और फिर पूजा की थाली को पीछे खड़ी लड़की के हवाले करते हुए बोली, आओ अंदर। श्रेया चौंक कर बोली, माँ आपने पहले भी तो आरती की थी, आप दोबारा क्यों कर रही हैं? तुम लोग अगर ऐसे ही इतने दिनों के बाद आओगे तो हर बार आरती करनी पड़ेगी, ताकि तुम भूलो ना कि ये घर तुम लोगों का भी है, यहाँ गेस्ट नहीं हो तुम। श्रेया ठिठक गई। वो शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी माँ, मैं शूट में और कबीर काम में इतना बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिला, पर प्रॉमिस अगली बार जल्दी ही आएंगे। कबीर को तो मैं खींच कर लाऊंगी मेरे साथ। कविता ये सुनकर मुस्कुरा दी और श्रेया के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया।
श्रेया मन ही मन सोचने लगी, बड़ी डींगे हाँक रही हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इस घर में दोबारा मेरे कदम कब पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी या नहीं। फिर जो ये हाथ मेरा सिर सहला रहे हैं, मेरा गला दबाएंगे झूठ बोलने के लिए। श्रेया अपने ख्यालों से बाहर नहीं आती अगर कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे टोका नहीं होता। हाथ लगते ही श्रेया एकदम से चौंक पड़ी। वहीं कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो गया श्रेया, क्या सोचने लगी? अरे भाई चलो यहाँ हाथी घोड़े मंगवाऊं। कविता आगे आगे और श्रेया पीछे पीछे चल पड़ी। कविता ने एक बड़े से कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, वो दादाजी का कमरा है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं निकले। तुम पहले फ्रेश हो जाओ और कपड़े भी बदल लो। ये इतनी भारी भरकम साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। ये रियल लाइफ है, तुम्हारा सीरियल नहीं जहाँ ससुराल में 30 किलो की साड़ी और 50 किलो ज्वेलरी पहननी होगी। कविता के दिल में अपनापन था, लेकिन उसके बोलने का तरीका बहुत सख्त था, इसलिए उसकी हर बात श्रेया को ताने जैसी लग रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, एक्चुअली मैं सीधे शूट से आ रही हूँ ना, इसीलिए कबीर ने ड्रेस चेंज करने का मौका ही नहीं दिया। कविता बोली, ठीक है, जाओ फिर दादाजी से मिल लेना, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। श्रेया वहाँ से कबीर के रूम में गई और कपड़े चेंज करते हुए सोचने लगी, कबीर कहीं काव्या के पास तो नहीं गया? वो कह भी रहा था कि काव्या की तबीयत कुछ खराब है। क्या मुझे उसकी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए? कहीं वो गुस्सा हो गई तो? श्रेया ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और नीचे आ गई। पहले वो कबीर के दादाजी से मिली, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कविता भी वहीं बैठी थी। उसने कहा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? एक साथ मूवी और सीरियल मैनेज करना मुश्किल हो रहा होगा ना? तुमने अभी काम स्टार्ट ही तो किया है। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, पर मजा भी आ रहा है। मूवी का तो पता नहीं, पर सीरियल 2 या 3 महीने में टीवी पर आ जाएगा। एक दूसरे सीरियल के डायरेक्टर के साथ भी मेरी बातचीत चल रही है, कुछ फाइनल होगा तो आपको बताऊंगी। श्रेया ने ये कहा तो कविता उसकी आंखें पढ़ते हुए बोली, चलो अच्छा है, लेकिन श्रेया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से खुश नहीं हो, कुछ छुपा रही हो क्या? श्रेया हैरान होकर कविता को देखने लगी। उसके मुंह में जैसे ताला लग गया था। कविता फिर से बोली, दादाजी को आराम करने देते हैं, हम बाहर बात करते हैं, चलो। बाहर निकलते हुए श्रेया के दिल में हलचल होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे यार, ये कबीर की माँ कुछ ऐसा ना पूछ ले जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं। कबीर, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ निकल गए तुम? जल्दी आओ यार। कविता और श्रेया अब कविता के रूम में थे। श्रेया का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी कविता ने कहा, कबीर के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आए हो? ये सवाल सुनते ही श्रेया के सामने जैसे पूरी दुनिया घूम गई। उसने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि कविता सीधे सीधे ऐसा सवाल पूछ लेगी। वहाँ कबीर एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ रहा था। उसने झट से एक प्राइवेट वार्ड का दरवाजा खोला और सामने काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक डॉक्टर उसके पास खड़ा होकर रीडिंग ले रहा था। कबीर को देखते ही काव्या के चेहरे पर चमक आ गई, मगर कबीर का दम फूल रहा था। वो जैसे ही नजदीक पहुंचा, काव्या उसे टॉन्ट करते हुए बोली, बड़ी देर कर दी आते आते, थोड़ी देर बाद आते तो मेरी बॉडी मिल जाती तुम्हें। कबीर ने फौरन काव्या को डांट लगाते हुए कहा, What's this bullshit, काव्या? क्यों अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म करने पर तुली हुई हो? इस बार जवाब काव्या ने नहीं बल्कि डॉक्टर ने दिया। सर, एक बार चलिए आप मेरे साथ, आपसे कुछ डिस्कस करना है। कबीर डॉक्टर के साथ वार्ड से बाहर निकला तो डॉक्टर बोला, सर, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस बार तो हमने जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन कौन जाने अगली बार ये क्या कर बैठे। वो जिस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं, मेरी समझ से इन्हें काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। ये सुनकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने इस बार सच में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। यहाँ कविता और श्रेया दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रही थी। कविता के सवाल के जवाब में श्रेया ने कहा, माँ, अब कैसे बताऊं आपको मैं? हम दोनों क्लोज हैं, पर इतना भी नहीं। आप तो जानती है ना कि हमारी शादी कैसी कंडीशन में हुई थी। उस हिसाब से तो सब ठीक ही है। कविता को दिल की तसल्ली तो थी, पर उसे कोई जल्दबाजी भी थी। वो श्रेया को घूरते हुए बोली, इससे तुम ठीक बोलती हो? इतना तो कॉलेज में जाने वाले बच्चे भी कर लेते हैं।
और तुम दोनों तो पति पत्नी हो। इससे क्या ही होगा, मुझे रिजल्ट चाहिए श्रेया। सिर्फ मुझे ही क्या, हमारा पूरा परिवार इस इंतजार में बैठा है कि कब कबीर का बच्चा होगा और कब हम लोग उसे अपने सीने से लगाएंगे। श्रेया को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। वो हैरान होकर कविता को देख रही थी। कविता बोली, ऐसे क्या देख रही हो श्रेया, जवाब दो मुझे। कब तुम लोग हमारे खानदान को वारिस। श्रेया अपने मन में बड़बड़ाई, यहाँ तो अलग ही प्लानिंग चल रही है। अभी तो हमारी शादी का ही ठिकाना नहीं है कि कितने दिनों तक चलने वाली है। यहाँ बात खानदान के वारिस तक पहुँच गई। हे भगवान बचाओ मुझे, अगर ये कबीर अब भी नहीं आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। श्रेया बात खत्म करने के लिए बोली, माँ मैंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है और कबीर भी इस समय बिजनेस के एक्सपेंशन को लेकर काफी परेशान है और अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। कविता आगे कुछ कहती इससे पहले उसका फोन बज उठा। वो फोन उठाकर बाहर निकल गई। श्रेया इस वक्त सचमुच खुद को अकेला महसूस कर रही थी। वो कमरा, ये घर उसे काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि जिस एकमात्र शख्स को वो जानती थी वो इस समय उसके साथ नहीं था। अचानक श्रेया का फोन बीप हुआ। उसने फोन उठाया तो देखा कि एक मैसेज पड़ा हुआ था। मैसेज पर टैप करते ही श्रेया के होश उड़ गए। रात के 8 बज रहे थे। फिल्म सिटी के एक सेट पर देवेश का शूट अभी अभी खत्म हुआ था। एक जूनियर आर्टिस्ट अपना शॉट दे रहा था, जबकि देवेश कपूर एक किनारे कुछ लोगों के साथ बैठा था। एक आदमी ठीक उसी समय पास से गुजरा। देवेश को देखकर उसने हाथ उठाया और बोला, कैसे हैं कपूर साहब, आजकल आपकी महबूबा नजर नहीं आ रही। देवेश जानता था कि सामने वाले का इशारा किसकी तरफ है, मगर फिर भी उसने आदमी को टोकना जरूरी नहीं समझा। देवेश कोई जवाब देता इससे पहले ही बगल में बैठे एक दूसरे आदमी ने भी उसे लगभग यही बात दोहराते हुए कहा, हाँ यार देवेश, इंडस्ट्री में तुम दोनों के नाम के इतने चर्चे हो गए हैं कि तुम्हारा नाम साथ में जोड़ कर देखा जाने लगा है और फिर तुम्हारा नाम भी श्रेया के साथ आने पर चमक उठता है। देवेश ने इस बात का मजा लेते हुए कहा, भाई अभी तो ये अफसाना है, लेकिन यकीन करो मैं बहुत जल्दी इसे हकीकत में बदल दूंगा। आमीन। सभी लोगों ने एक साथ कहा और देवेश ने तुरंत श्रेया को फोन लगा दिया। श्रेया अभी तक अपनी जगह पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथ में फोन था जिस पर एक तस्वीर खुली हुई थी। कबीर एक लड़की के सिरहाने बैठा बातें कर रहा था और लड़की बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। श्रेया ने अपने आप से कहा, मेरा शक ठीक निकला, ये है कबीर का वो जरूरी काम, इसके लिए वो यहाँ से भागा भागा गया था। यानी कि कबीर अब भी छुप छुप कर न केवल काव्या से मिलता है बल्कि मुझसे झूठ भी बोल रहा है। श्रेया अभी भुनभुना ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। श्रेया इस समय कबीर के फोन का इंतजार कर रही थी, मगर स्क्रीन पर देवेश का नाम देखकर उसका मन और खट्टा हो गया। ये क्यों फोन कर रहा है? ऐसा मुंह बनाते हुए श्रेया ने कॉल को कट कर दिया। वो फोटो एक बार फिर से स्क्रीन पर खुल गई थी। अचानक पीछे से कविता की आवाज सुनाई पड़ी, ये किसकी फोटो है श्रेया? श्रेया ने आवाज सुनते ही झटपट अपना फोन छुपा लिया और पीछे पलट कर देखा। कविता अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़ी थी। किसी की नहीं माँ, शूट की कोई फोटो है। श्रेया ने बात को बदलने के लिए कहा, बोर हो रही थी इसलिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। कविता ने बॉक्स को टेबल पर रख दिया और श्रेया की तरफ अपनी नजरों से देखते हुए बोली, थोड़ी उम्र जरूर बढ़ गई है मेरी श्रेया, पर मेरे बेटे को ना पहचानूं इतनी आंखें कमजोर नहीं हुई। दिखाओ फोटो।